साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज वोटर अधिकार यात्रा का 5वां दिन है और देश के सबसे लोकप्रिय नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी की अगुवाई में जो ये ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई है और जो इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है वो अप्रत्याशित है, अभूतपूर्व है। ये वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब और जन समर्थन आप देख रहे हैं, ये जन समर्थन ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि जन आस्था और जन विश्वास है लोगों का। वोटर अधिकार यात्रा से बिहार ही नहीं, देश के लोगों में एक उत्साह, उमंग और व्यवस्था परिवर्तन की एक ज्वार दिख रही है। बिहार ने फिर देश को एक नई दिशा दिखाई है। बिहार ने फिर देश को एक नया सवेरा दिखाया है। आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने जो वोट चोरी का ये मुद्दा उठाया, आज बिहार की हर गली, हर शहर और हर घर से एक ही आवाज़ निकल रही है कि ये डबल इंजन वाले वोट चोर हैं। पहले ये डबल इंजन वाले क्या करते थे? पहले इन्होंने आपकी पढ़ाई चुराई, आपकी कमाई की चोरी की, आपकी दवाई चुराई, आपकी सरकारी नौकरी चुराई और अब ये वोट चुराने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने आपके वोट ही नहीं चुराए बल्कि इन्होंने तो पूरे समस्त चुनाव आयोग को ही चुरा लिया है। और जिस प्रकार से जो श्री राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की इस यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है, उसको देख के मैं इतना ही कहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगने वालों, बिहार के गांव की गलियों और शहरों की सड़कों पे उतर के आप देखिए, बिहार की 14 करोड़ जनता जीती जागती एफिडेविट है। श्री तेजस्वी यादव जी जो कि इंडिया गठबंधन के यहाँ के अध्यक्ष हैं और श्री राहुल गांधी जी ने, जो बिहार की जनता ने आपको हलफनामा दे दिया है, आप बिहार आके देखें, बिहार आके महसूस करें, फिर आप शपथ पत्र भूल जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से अनेक राज्यों में आपने वोट चोरी की, वोट चोरी नहीं सरकारें भी आपने चुराई, और बिहार तो लोकतंत्र की जननी है। बिहार में आपकी ये वोट चोरी का और सीना चोरी नहीं चलेगी। और आप क्या करते थे? ये सरकार वाले पहले कागज मांगते थे और अब कागज मांगते मांगते कागजों में ही जिंदा लोगों को मुर्दा बनाने लग गए। ये मोदी राज अब यमराज बन गए हैं। जिंदा लोगों को मुर्दा दिखाना अब इनका काम रह गया है। और चुनाव आयोग तो हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक लोकतंत्र निरोधक प्रशाखा बन गई है बीजेपी के कार्यालय की। ये एक देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग संविधान विरोधी दस्ते के रूप में काम कर रहा है। तो एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है, 25 जून को इसका नोटिफिकेशन हुआ। 27 जून को हमारे इंडिया गठबंधन के सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश को तथ्यों और तर्कों के साथ हमने अपनी बातें बताई, हमने अपनी चिंताएं, शंकाएं और शिकायतें भी चुनाव आयोग के समक्ष रखी। दिल्ली में भी, बिहार में भी 9 जुलाई को श्री राहुल गांधी जी भी आए। एक अभूतपूर्व बिहार बंद हुआ, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग का अड़ियल रवैया रहा। हमने उनके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण भी रखे। जिंदा लोगों को जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए, चुनाव आयोग ने नहीं सुना तो उसकी सूची भी सौंपी। और माननीय उच्चतम न्यायालय को हम धन्यवाद करते हुए कहेंगे कि उन्होंने इन बातों का संज्ञान लिया और चुनाव आयोग को निर्देशित भी किया। और उसी का परिणाम है कि अब हर बूथ में ऐसे लोगों की सूची भी प्रकाशित हुई है और उसका वितरण भी हुआ है। और कल ही जैसे आपने देखा भी, एक अलोकतांत्रिक बिल देश में संविधान संशोधन करके लेके आ रहे हैं। ये लोग लोकतंत्र को जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं। ये लोग दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं, इनका हमेशा से ही लोक व्यवहार और इनका लोक आचरण लोकतंत्र विरोधी रहा है। और हम चुनाव आयोग को भी कहेंगे
5 दिन के इस अनुभव के आधार पे, जिसमें 5 जिले श्री राहुल गांधी जी ने कवर किए हैं, तेजस्वी जी और महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं ने, कि ज्ञानेश कुमार जी आप हेडमास्टर बनना बंद करें, ये शपथ पत्र और हलफनामे मांगना बंद करें, आप ईमानदारी पूर्वक अपना काम करें, अनिल मसीह से कंपटीशन बंद करें, और जो ये लोकतंत्र में आप हेकड़ी दिखा रहे हैं उसको भी आप बंद करें। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, जनता की ताकत से चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को अपनी कठपुतली बना लिया है और बिहार की जनता उस कठपुतली की डोर जो है वो 2 लोगों के हाथ में है, और अब बिहार की जनता अपनी लोकतंत्र और संविधान की शक्ति से उस कठपुतली की डोर को काटेगी। और बिहार की जनता महागठबंधन के साथ जो आप देख रहे हैं सड़कों पे, वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। तो बिहार ने फिर एक नई दिशा दी है देश को, और देश की दशा भी बदलने का काम इस चुनाव से बिहार करेगा। आप सब लोग आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा कन्हैया कुमार जी से कि वे पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। वोटर अधिकार यात्रा के 5वें दिन इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के हमारे साथीगण, इंडिया ब्लॉक और आरजेडी के हमारे साथीगण, पत्रकार साथियों, कैमरा के पीछे खड़े हमारे दोस्तों, दर्शकों, पाठकों और श्रोताओं, जैसा कि सांसद महोदय संजय जी ने आपको बताया कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बिहार में ज़बरदस्त जन समर्थन उमड़ा है और वोट चोरी का मामला एक गंभीर मामला है, जिसको लेकर हम बिहार के ज़िले ज़िले में जा रहे हैं और बिहार की जनता से जुड़ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। आज इस संबंध में हम देश का ध्यान एक विशेष विषय की ओर दिलाना चाहते हैं। आप में से तमाम लोगों ने ये देखा होगा कि 2014 से पहले एक बड़ा आंदोलन हुआ था कांग्रेस की सरकार को अपदस्थ करने के लिए। 2G, 3G, तमाम तरीके के आरोप कैग के एक अधिकारी, जो बाद में उन्होंने कहा कि यह तो राजनीतिक लाभ के लिए किया गया, और देश में एक माहौल बनाया गया कांग्रेस के खिलाफ। याद कीजिए कि उस दौरान किसी भी व्यक्ति के ऊपर UAPA लगाकर या PMLA कानून लगा करके किसी भी सांसद या विधायक को डराया धमकाया नहीं गया, विरोधियों के मुंह नहीं बंद कराए गए। लेकिन आज जब हम 2014 से लेकर के 2025 तक का भारत देखते हैं तो यह साफ साफ पता चलता है, और नेता प्रतिपक्ष ने कल इसको अपनी मुखर आवाज में जनता के सामने रखा कि देश में लोकतंत्र समाप्त करने वाले, लोकतंत्र संविधान की हत्या करने वाले और लोकतंत्र को बचाने वालों के बीच एक संघर्ष छिड़ चुका है, एक जंग छिड़ गई है। हम समझ सकते हैं कि एक तरफ इस देश के लोगों के अधिकारों को छीनकर देश की संपदा को बेचने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ लोगों के हक और अधिकार की रक्षा करके, संविधान को बचा करके, लोकतंत्र को कायम रखते हुए देश को बचाने वाले लोग हैं। तो ये बेचने और बचाने वालों के बीच लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, विरोध का स्वर जिंदा रहे, संविधान का राज कायम रहे, वोट का अधिकार जनता के पास सुरक्षित रहे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश की संवैधानिक संस्थाओं का गैर संवैधानिक इस्तेमाल करते हुए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आप सबने देखा कि 2014 के बाद अमित शाह जी के शब्दों में एक क्रोनोलॉजी इस देश में देखने को मिलती है। पहले विरोधियों को डराया गया, धमकाया गया, झूठे मुकदमे करके जेलों में डाला गया। फिर जो MLA और MP थे, ED और CD और CBI के दम पे
उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की गई और रिजॉर्ट का खेल शुरू हुआ। ऑपरेशन लोटस के नाम पर चुने हुए विधायकों को खरीद करके इस रिजॉर्ट से ले उठाते थे, उस रिजॉर्ट में पहुंचाते थे, चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। मतलब पहले अमित शाह इस देश के एमएलए चुराते थे, फिर उनको लगा कि जब चुनाव आयोग हमारा ही है, ईडी अब हमारे कब्जे में है, सीबीआई हमारा तोता बन चुका है, तो स्वाभाविक रूप से उनको लगा कि करोड़ों रुपया एमएलए के ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं है। एमएलए चुराना छोड़ करके, एमएलए को रिजॉर्ट घुमाना छोड़ करके वोट चोरी का कार्यक्रम बनाया गया। क्रोनोलॉजी समझिए, पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चुराना शुरू किया, और इन दोनों हथकंडों के बावजूद अब की बार 400 पार का नारा जब सफल नहीं हुआ, तब वो एसआईआर लेकर के आए हैं। और एसआईआर का जब बिहार की धरती पे पुरजोर विरोध होना शुरू हुआ और लोगों ने कहा कि जो चुनाव आयोग कागज मांग रही है, पहले वो अपना कागज दिखाए, वोटर लिस्ट दे देश की जनता को और बताए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों है, क्यों एक लोग का नाम 4 जगह पे है, क्यों जिंदा लोगों का नाम काट दिया गया है, क्यों जो है मरे हुए लोगों का नाम जोड़ दिया गया है, क्यों आधार कार्ड नहीं स्वीकार किया जा रहा है और आवासीय मांगा जा रहा है। जब इस पे हल्ला शुरू हुआ तो चोर ने नया नुस्खा अपनाया है। कल पार्लियामेंट में नया बिल आया है और बिल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और इसमें ये कह रहे हैं कि किसी सीएम पे अगर मुकदमा हो गया तो 30 दिन के भीतर उसको पद से हटा देंगे। क्रोनोलॉजी समझे, देश के लोगों को क्रोनोलॉजी समझना चाहिए। पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चोरी किया, उसके बाद सीएम चुराने का प्रबंध इन्होंने कर लिया है। मतलब एन केन प्रकारेण यह इस देश में लोकतंत्र में आम लोगों के पास जो जनता के पास चुनने का अधिकार है उसको ये छीन लेना चाहते हैं। लोकतंत्र को ये लाठी तंत्र बना देना चाहते हैं। और यहाँ जो एक जरूरी बात है जिसपे हर नागरिक को, मैं कहता हूं कि भाजपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भी सोचने की जरूरत है कि जब सरकार ही चोरी से बनेगी तो वो जनता का काम ईमानदारी से नहीं करेगी। जब सरकार चोरी से बनेगी तो बेरोजगारी दूर नहीं करेगी। जब सरकार अपराधी चलाएंगे तो अपराधियों पे लगाम नहीं लगाया जाएगा। जब एमएलए एमपी को मालूम है कि जनता से वोट लेकर के एमपी एमएलए बनना ही नहीं है, जब सीएम को मालूम है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कृपा पात्र से ही सीएम रहना है, तो बताइए वो आपका पलायन क्यों रोकेंगे, आपको नौकरी क्यों देंगे, आपको शिक्षा क्यों देंगे, आपके स्कूल और कॉलेज क्यों बनाएंगे, आपकी सड़कें क्यों बनाई जाएगी। यह जो तमाम सवाल है, उन सवालों को लेकर के देश को गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बुनियादी अधिकार होता है वोट का अधिकार। अगर वोट का अधिकार ही हमारे पास नहीं है, मतलब हमारे पास रोजी रोजगार का भी अधिकार नहीं है, हमारे पास सुरक्षा का भी अधिकार नहीं है, हमारे पास शिक्षा का भी अधिकार नहीं है, हमारे पास स्वास्थ्य का भी अधिकार नहीं है। और ठीक कहा संजय जी ने, चोरी से बनी हुई सरकार आपकी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई हर चीज चुराएगी और इस देश की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्तों के खजाने में पहुंचाएगी। इसीलिए हमने कहा कि ये बेचने और बचाने वालों के बीच संघर्ष है। एक तरफ वो हैं जो लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहते हैं, उसको लूट तंत्र और लाठी तंत्र बना देना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो इस देश से प्यार करते हैं, जिनको अपने परिवार से प्यार है, जिनको अपने बच्चों से प्यार है, जो अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में बेहतर सोचना चाहते हैं, उनको वोट के अधिकार को बचाना पड़ेगा। क्योंकि वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो ना आपके पास रोजगार रहेगा, ना नौकरी रहेगी, ना पेंशन रहेगा, आपके पास कोई अधिकार बचेगा ही नहीं। इसीलिए यह यात्रा वोट चोरी को रोकने की यात्रा है। यह यात्रा यह सुनिश्चित करने की यात्रा है कि लोकतंत्र में जनता का सेवक जनता के द्वारा चुने जाएंगे और यह
एमपी एमएलए चुराना, फिर वोट चुराना और फिर सीएम चुराना और चोरों का जो यह शासन स्थापित करने की जो कोशिश है, इस कोशिश को हमको नाकाम करना पड़ेगा। और बड़ी उम्मीद है बिहार की धरती से, जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक की तमाम पार्टियां एकजुट होकर के, उसके कार्यकर्ता एकजुट होकर के इतने बड़े कैंपेन में एकता के साथ चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि 1947 से पहले जैसे आजादी के लिए संघर्ष किया जाता था, आज 2025 में उस प्राप्त आजादी को बचाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग पूरी मुखरता से कह रहे हैं कि वोट चोरी को रोकना इसलिए जरूरी है ताकि बेरोजगारी की अकाउंटेबिलिटी तय हो सके। वोट चोरी को रोकना इसलिए जरूरी है ताकि किसानों को उनके फसल का दाम मिल सके। वोट चोरी को रोकना इसलिए जरूरी है कि जब पेपर लीक होगा तो वोट चोरी वाली सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जब अपराधी ही सरकार चलाएंगे तो अपराधियों पे कोई नकेल नहीं कसा जाएगा। और जब पेपर लीक से बना हुआ दरोगा है तो वो अवैध शराब बेचने से क्यों रोकेगा? जब पेपर लीक से बना हुआ डॉक्टर है तो वो सही तरीके से ऑपरेशन क्यों करेगा? जब पेपर लीक से बने हुए अधिकारी हैं तो उनका जनता के प्रति कोई जो है, कोई उनकी जिम्मेवारी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति को, देश के एक एक नागरिक को यह समझना पड़ेगा कि वोट चोरी को रोकना दरअसल संविधान को बचाने की लड़ाई है, उस आज़ादी को महफूज रखने की लड़ाई है जिसको हमको पुरखों ने दिलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रश्न पत्रकार साथी के होंगे हम यथासंभव उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्टरनेट पूछिएगा संजय जी से और कन्हैया जी। हाँ जी। संसद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया गया और उसके बाद कल इस बिल को पढ़ा गया, जिसके बाद अब सत्ता पक्ष के तमाम नेता विपक्ष पर पूरी तरीके से हमलावर है। वो ये कह रहे हैं कि संसद की मर्यादा बना के रखना विपक्ष को नहीं आता है, बिल्कुल अमर्यादित है जो भी किया है विपक्ष ने। देखिए, जो संविधान का 130वां संशोधन बिल कल उन्होंने प्रस्तुत किया, यह संविधान और लोकतंत्र के साथ साथ संघीय ढांचे को खत्म करने का एक अलोकतांत्रिक, तानाशाही, निरंकुश और मनमाना बिल है। जैसा कि कन्हैया जी ने कहा, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये विपक्षी नेताओं की आवाज को कुचल नहीं, दमन नहीं कर पा रहे उनकी आवाज का। तो अब इन्होंने इस एसआईआर यात्रा शुरू होने के बाद आनन फानन में ये एक बिल लेके आए हैं और इस बिल में अब ये चाहते हैं कि एक थानेदार एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके उसकी सरकार गिरा दे। इन एजेंसियों से कुछ नहीं हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो उनकी ऑब्जर्वेशंस रही ईडी के केसेस में, अच्छा ये इनका संयोग है या प्रयोग? 95% केसेस इनके विपक्षी नेताओं और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ क्यों होते हैं? आज हम विपक्ष में हैं तो भ्रष्टाचारी हैं, कल भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे तो शिष्टाचारी हो जाएंगे। जैसे कन्हैया जी ने जिक्र किया ऑपरेशन लोटस, तो इस ऑपरेशन लोटस की तो बोलती बंद तो ऑपरेशन पोटस ने कर रखी है ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ बोल पा रहे हैं वो। अब एक थानेदार को इतनी ताकत दे देंगे कि वो एक मुख्यमंत्री को जेल में डालेगा। 30 दिन में ना कोई सुनवाई होनी है, ना कोई सजा होनी है, ना कोई ट्रायल होना है और 30 दिन में मुख्यमंत्री हट जाएंगे। फिर जैसा सही कहा इन्होंने, अब वो रिजोर्ट पॉलिटिक्स नहीं होगी। अब पहले एमएलए खरीदने के लिए इनको कवायद करनी पड़ती थी, तो जैसे क्रोनोलॉजी की बात हुई, आप समझिए पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेके आए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में किसी के यहाँ छापा मारते थे, कॉर्पोरेट कंपनियों से उन्होंने पैसा लूटा। आई एम यूजिंग द वर्ड लूट। वो 13,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का। उस 13,000 करोड़ का आप पूछिएगा उनको ब्याज कितना आता है भारतीय जनता पार्टी का। उस इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पैसे से ये एमएलए खरीदे, इन्होंने सरकारें बदली, फिर उसके बावजूद भी सरकारें नहीं गई। जैसे झारखंड में ये विफल हुए, बिहार में हमने इनको विफल किया, तो अब दिल्ली में भी इन्होंने कोशिश की। अब सत्येंद्र जैन तो बरी हो गए, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला, उनको भी हाईकोर्ट ने कहा कोई केस ही नहीं बनता था। सत्येंद्र जैन जी बरी हुए हैं ना, उनको तमाम मीडिया के साथियों ने भ्रष्टाचारी और क्या क्या उनके वीडियोस लीक करते थे ये जेल से, क्या हुआ? तो अब ये 30 दिन का शिगुफा लेके आए हैं।
अब सीधा एक ना पैसा खर्च होना, ना रिजॉर्ट में ले जाना, ना एमएलए को पैसा देना, क्योंकि पैसा देंगे कहाँ से, इलेक्ट्रोल बॉन्ड बंद हो गया। तो अब भैया थानेदार को दे दो, थानेदार के हाथ में मुख्यमंत्री की कॉलर थमा दी है इन्होंने। क्या ये लोकतंत्र है? मैंने कहा ना, लोकतंत्र को ये जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं। द राइटिस्ट एंड रेडिकल पीपल ऑलवेज वॉन्ट्स ए चेंज डेमोक्रेसी, दे ऑलवेज वांट इट। और जैसा अभी कन्हैया जी ने भी जिक्र किया, आप जो भी दक्षिणपंथी अधिनायकवादी ताकतें होती हैं वो पूंजीपति मित्रों के लिए लोकतंत्र का दमन करती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गरीब गुरबे को ये खत्म करती हैं। गरीब गुरबे का सबसे बड़ा हथियार क्या है? मत का अधिकार। तो मत का अधिकार तो ये SIR के जरिए छीन रहे हैं। लोकतंत्र पे कुठाराघात करने के लिए ये संविधान संशोधन भी ले आए। तो किसके लिए कर रहे हैं ये? संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं? तो इसी चीज की हमारी लड़ाई है। और ना हम इनके संशोधन से डरने वाले हैं, ना पहले इनकी CBI ED IT से डरे। हम लड़ने वाले लोग हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। कन्हैया जी, मैं उड़ीसा से हूँ। इधर हम शुरू से यात्रा से जुड़े हुए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कल जो आया है, आपको लगता है कि मोदी जी और शाह जी इतना खुद को इनसिक्योरिटी सोच रहे हैं, जिसको लेकर वो अपना पार्टी का मेंबर हो, क्या अपना दल जो गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर हो उसको धमकाना चाहते हैं, क्या उसको डराना चाहते हैं? आपको लगता है कि ऐसा? देखिए, सत्ता का अहंकार ऐसा ही होता है, ये बड़ी जल्दी सर पे चढ़ जाता है। अव्वल तो ये जो भी कानून ला रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि इनकी सरकार हमेशा नहीं रहने वाली है। अगर ऐसे कानून रहे तो कल ये भी इसके भुक्तभोगी हो सकते हैं, ये भी इसके शिकार हो सकते हैं। लेकिन सत्ता के अहंकार में ये कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं है। ये पूरा जो हमने आपको विषय बताया है कि जब से ये सरकार 2014 में आई है, आप इसके एक एक काम को देखिए। पहले ये यूनिवर्सिटी के भीतर अब विरोध के स्वर को दबाए, देश के जन आंदोलनों को कुचला, एक्टिविस्टों को, लेखकों को, पत्रकारों को, जो भी इनके खिलाफ लिख रहे थे उनको जेलों में बंद किया। अरे NDTV तो अभी भी चल रहा है ना, चल रहा है ना। आप अदानी जी चला रहे हैं तो चल रहा है। पहले जो है उस पर ED और CBI चल रहा था। जैसा कि इन्होंने कहा, संजय जी ने, कि 1 मिनट में जो है आपका परिचय बदल जाएगा। आप भाजपा से लड़ते रहिए, आप भ्रष्टाचारी और देशद्रोही रहेंगे। आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, आप तुरंत सदाचारी हो जाएंगे। हम बार बार कहते हैं कि भाजपा पार्टी नहीं है, वॉशिंग मशीन है, तुरंत धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो इन्होंने शुरू से एक व्यवस्था की कि कैसे जनता का वोट लेकर के जनता को ही गुलाम बना दिया जाए। देश की आज़ादी में यदि ये हिस्सा लेते, अंग्रेजों से लड़ते, तो ये ऐसा नहीं करते। क्योंकि जो इन्होंने बनाया ही नहीं है, जाके पैर न फटे बिवाई वो का जाने पीड़ पड़ाई, इनको जो है आज़ादी ये दिलाई नहीं, इसलिए आज़ादी से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये शुरू से उस आज़ादी को खत्म करने का प्रयास किया और हर बार ये नया हथकंडा लेकर के आते हैं। बिल्कुल ये चोर की मानसिकता होती है। एक बार पकड़ा जाएगा तो अगली बार चोरी करने की आदत नहीं छोड़ सकता। चोर चोरी से गया कि तुम्बा फेरी से गया, एक कहावत है। तो ये चोरी तो छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये इनकी फितरत है। तो ये ना तरीका नया ले आते हैं। पहले विरोधियों को पकड़ पकड़ करके जेल में डाला, फिर ED का रेड करवा करवा करके जो है MLA को डराया, फिर रिजॉर्ट घुमा करके MLA खरीदे, MLA खरीद करके चुनी हुई सरकार गिराई। जब इसमें भी ये विफल होने लगे, बिहार में सफल नहीं हुए, राजस्थान में सफल नहीं हुए, झारखंड में सफल नहीं हुए, तब इन्होंने वोट चोरी का कार्यक्रम किया। वोट चोरी के कार्यक्रम से भी इनको जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिली। आप मुझे बताइए, अब की बार 400 पार का नारा क्यों दिया गया था? आया तो इनको 240। वो इसलिए दिया गया था कि वोट चोरी करके ये 400 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये 400 तक नहीं पहुंच पाए। तो इन्होंने जो है, पहले चुनाव आयोग इस बात को इनकार करती रही कि हमारे वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है। बार बार चुनाव आयोग ये कहती रही कि हमारे वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। जब सबूत उनके मुंह पे मारा गया तो कह रहे हैं कि उसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए तो SIR कर रहे हैं। बताइए, दूध की रखवाली बिल्ली करेगी? जो चुनाव आयोग इतनी ईमानदारी नहीं बरत रही है कि राहुल गांधी जी से हलफनामा मांग रही है और गोली मार ठाकुर से जो है ना हलफनामा नहीं मांग रही है, वो बिल्ली जो है दूध की रखवाली करेगी। चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करनी चाहिए। जब इनको लगा कि वोट चोरी पर भी हल्ला हो गया है
तो इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर के आए। पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चुराए, अब जो है ना मुख्यमंत्री चुराएंगे। और असल में मैं आपको बता दूं, ये चाहते हैं जैसे भाजपा के भीतर अमित शाह और मोदी जी के सामने कोई आवाज नहीं निकालता है, कल को एनडीए की भी यही हालत हो जाए। नीतीश कुमार अगर चाहे भी कि मुझे पलटना है तो उनको पलटने ही नहीं दिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू यदि चाहे भी कि हमको पलटना है तो उनको पलटने का ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा। कहेंगे पलटोगे तो जेल जाओगे, तुरंत घर पे ईडी भेजेंगे, 30 दिन जेल में रखेंगे, उसके बाद तुम सीएम ही नहीं रहोगे, फिर तुम्हारा ही एमएलए ले करके वही जेडीयू के सारे एमएलए जब भी कहते हैं नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहना शुरू कर देंगे, वही सारा एमएलए लेकर के भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। दिक्कत यह है कि इनको पाला पड़ा है बिहार से, यही इनका सारा कैलकुलेशन खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में लोकतंत्र का इतिहास 47 से नहीं शुरू होता है। बिहार में लोकतंत्र का इतिहास बुद्ध के काल से शुरू होता है, लिच्छवी गणराज्य से शुरू होता है। बिहार की धरती 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सेंटर रहा है। बिहार की धरती इस देश के हर आंदोलन का सेंटर रहा है। ये एसआईआर करने के लिए आ गए बिहार। अब बिहारी इनको भादो के रौदा में शीतलहरी का मजा दिलाने वाला है। और उसका असर मैं आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री हमारे जिले में आ रहे हैं उस पुल का उद्घाटन करने के लिए जिसका उद्घाटन वो ऑलरेडी कर चुके हैं। डबल इंजन की सरकार में एक ही पुल का 2-2 बार उद्घाटन किया जाता है। यही डबल इंजन की सरकार है। क्यों? क्योंकि जनता जो आ रही है वोटर अधिकार यात्रा में उमर उमर करके, तो प्रधानमंत्री जी मिस कर रहे हैं। उनको भी रील बनाने का मन कर रहा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री को देखे हैं लाइक और सब्सक्रिप्शन के लिए भीख मांगते हुए? इकलौते ऐतिहासिक प्रधानमंत्री भारत की भूमि में हुए हैं जो सब्सक्रिप्शन और लाइक के लिए भीख मांगते हुए दिखते हैं। तो उनको भी मन किया है कि 2-2 नेता प्रतिपक्ष जो है यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, पूरा इंडिया ब्लॉक साथ में है, तो उनको मन किया कि थोड़ा हम भी रील बना लेते हैं। तो कल गंगा जी के किनारे जो है ना वो रील बनाएंगे। तो गंगा के किनारे, गंडक के किनारे, सोन के किनारे, बागमती के किनारे, बलान के किनारे, कोसी के किनारे रहने वाली जो बिहार की आवाम है उसने ये तय किया है कि लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। इनकी हर कोशिश को हम नाकामयाब करेंगे। इनका बहुमत संसद में जरूर है, सड़क पे हम अपनी बहुमत साबित करेंगे। इसीलिए यह यात्रा चल रही है, अनवरत जारी है। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी सर। अच्छा, तो ऐसा कहेंगे तो नीतीश कुमार जिस स्कूल में पढ़े थे वो तो नेहरू जी का देन है। अब मोदी जी का इलाज जिस अस्पताल में हुआ था वो भी नेहरू जी का देन है। अगर ऐसा भाजपा कह रही है तो उस भाजपा के नेता को पूछिएगा कि तुम्हारे पप्पा का जहां इलाज हुआ था वो भी तो कांग्रेस के टाइम में बनाया हुआ है। तुम्हारा विद्यालय जो बना हुआ है वो भी तो जो है कांग्रेस के टाइम में बना हुआ है। तुम आज नेता बने हो इसीलिए ना, क्योंकि जनता का अधिकार आया है, वोट का अधिकार आया है। वरना राजा के, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। तो ये अधिकार तो कांग्रेस पार्टी ने दिलाया है। इस आजाद हवा में जो सांस ले रहे हो वो आजादी तो कांग्रेस पार्टी दिलाई है। देखिए कोना कोना कौन कोना सोतली पुतो कोना खोने से काम नहीं चलेगा। जवाब देना पड़ेगा कि इस देश में मताधिकार की चोरी क्यों की जा रही है। और हमारी समझ ये है कि मताधिकार की चोरी इसलिए की जा रही है ताकि जनता का काम ईमानदारी से नहीं करना पड़े। चोरी की सरकार बेरोजगारी के सवाल को नहीं हल कर सकती। हमारे साथी कुछ कन्हैया जी एक सेकंड, आपने सड़क की बात की, कल प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आ रहे हैं। 2004 से लेकर 2009 तक यूपीए 1 की सरकार थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस वक्त बिहार में 1 लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें यूपीए 1 सरकार में बनी थी। 2 लाख करोड़ का पैकेज तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह जी, यूपी के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी और उस वक्त हमारे तत्कालीन रेल मंत्री थे श्री लालू प्रसाद यादव जी, बिहार को 2 लाख करोड़ रुपए मिला था। इस एनडीए के सरकार ने जब बिहार का विभाजन हुआ था, बिहार और झारखंड का, 1,79,000 करोड़ रुपए उनका बकाया था, वो यूपीए ने बिहार के विकास के लिए दिया। और जो ग्रामीण सड़कें आप देख रहे हैं 1 लाख किलोमीटर से अधिक, वो उसी वक्त की बनी है। और अभी भी 30,000 किलोमीटर से सड़कें उस दौर की बनी हुई सड़कें जर्जर है, जो टूटी हुई हैं।
जितने 4 लेन मिले, अगर ऐसा ही इनको अपने विकास पे अभिमान है तो एक तुलनात्मक विश्लेषण कर दें मुख्यमंत्री कार्यालय से, सीएमओ से। हम चुनौती के साथ कह रहे हैं 2004 से लेके 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए की सरकार में बिहार को बिजली और सड़क के लिए कितना पैसा मिला और 2014 से लेके 2025 में इन लोगों ने कितना दिया है। एक लफाजी करते, जैसे उन्होंने कहा कल जहां आ रहे हैं उसका 2 बार शिलान्यास किया और 2 बार उद्घाटन किया और फिर उसी पैकेज में डाल देंगे वो 2015 के में। बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं प्रधानमंत्री। गुजरात को देंगे तोहफा और बिहार को देंगे धोखा, ये नहीं चलेगा। बिहार की जनता जानती है, तभी तो वो 7 पार्टी को लेके साथ घूमते हैं, एक ऐश्वर्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कल क्या करेंगे, आएंगे उस पुल पे सबको हटाएंगे, वॉक करेंगे, फोटो कराएंगे, जैसे सही कहा, रील बनाएंगे और चल देंगे शाम की फ्लाइट से। बिहार को क्या मिलेगा, बिहार के युवाओं को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कन्हैया जी एक सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा नाम अपराजिता है, टीएनपी न्यूज से हूँ, और मैं ये जानना चाहती हूँ, हमेशा आपके मुंह से हमने ये सुना है कि लोकतंत्र खतरे में है, आप हमेशा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन खुद चुनाव हारने की बात, क्या ये आपके निजी हार का दर्द है? नहीं नहीं, हार जीत की कोई बात नहीं है, बात अधिकार की है। मेरे हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल है कि इस देश की जनता के पास मताधिकार होना चाहिए। ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये इस देश की संस्कृति, इतिहास और भविष्य का सवाल है। जब लोगों के हाथ में वोट ही नहीं होगा तो उसके पास कुछ नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि हमने वोट दिया इनको, ठीक है, और जो है चुना हमने इनको, अब ये सरकार बनाएंगे ही नहीं, सरकार कोई और बनाएगा। और ये पिछले 11 साल से हम लोग देख रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं उसमें झूठ क्या है मुझे बता दीजिए। क्या महाराष्ट्र के विधायक गुवाहाटी के होटल में नहीं थे? इस राज्य का विधायक उठा करके उस राज्य में रिजॉर्ट में छुपा करके नहीं रखे? ऑपरेशन लोटस नाम दिया और चुनी हुई सरकारों को नहीं गिराया। तो पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चुराना शुरू किया, अब चुना हुआ मुख्यमंत्री चुराएंगे। केजरीवाल जी को जेल में बंद कर दिया। जितना दिन वो जेल में बंद रहे तो मतलब वो मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं कानून के हिसाब से, फिर उनका एमएलए जो है उसको लेकर के अपनी सरकार बना देंगे। और ऐसा बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में किया। भले मोदी जी मणिपुर नहीं गए हैं, लेकिन एक एमएलए से इन्होंने अपनी मुख्यमंत्री बनाई, ऐसे ही एमएलए को खरीद करके। तो आप मुझे बताइए, जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, लोगों के पास मताधिकार ही नहीं बचेगा, तो कोई आम साधारण पृष्ठभूमि के लोग जो हैं उनको न चुनने का अधिकार होगा, न चुनाने का अधिकार होगा। और जब सरकार चुनी हुई नहीं होगी, चोरी से बनी होगी, तो वो बेरोजगारी कैसे दूर करेगी और क्यों दूर करेगी? वो महंगाई क्यों दूर करेगी? वो पलायन क्यों रोकेगी? वो नौकरियां क्यों देंगी? वो जनता के विकास का काम क्यों करेंगे? जब नेता को ये मालूम है कि चोरी से ही नेता बनना है, तो वो जनता के लिए काम क्यों करेंगे? इसीलिए मैं आपको बताऊं कि ये लोकतंत्र की परिपाटी खराब कर रहे हैं। और आपको अगर ध्यान हो तो जमीनी स्तर पर ये ऑलरेडी हो रहा है। आप देखिए कि एक कोई पार्षद चुना जाता है और 5 साल के कार्यकाल में 2 बार बिकता है। बिकता है कि नहीं बिकता है? 2 बार बिकता है। एक बार बिक करके एक मेयर को चुनता है, फिर जब 2 साल हो जाता है, 2 साल का नियम है कि 2 साल से पहले वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं, तो जो ही 2 साल होता है कि फिर से सारे पार्षद को लेकर के रांची चले जाइए, फिर वही पार्षद दोबारा बिकता है और दोबारा मेयर चुनता है। तो ये ऊपर से लेकर के नीचे तक लोकतंत्र को भ्रष्ट कर रहे हैं, लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। और लोकतंत्र एक बार यदि समाप्त हो गया तो याद रखिएगा कि आजादी भी नहीं बचेगी, क्योंकि आजादी का आधार है लोकतंत्र और लोकतंत्र का आधार है मताधिकार। इसीलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसके भुक्तभोगी हैं। यूनिवर्सिटी में जब आवाजें उठी तो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को बिना मतलब के झूठे मुकदमों में जेलों में डाला गया, लेखकों को जेलों में डाला गया। और देखिए, करते करते चुने हुए मुख्यमंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला। और आज नेता प्रतिपक्ष जब सड़क पे उतर करके संघर्ष कर रहे हैं तो सरकार पूरी कोशिश करती है, पूरी मीडिया उनके पीछे लगाती है, तमाम एजेंसियां उनके पीछे लगाती हैं। आप मुझे बताइए कि चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक कि आप तो कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो अभी गड़बड़ी कहां से निकल गई? और 2, अगर आप गड़बड़ी ठीक करना चाहते हैं तो एसआईआर को लेकर के इतनी हड़बड़ी क्यों है?
क्यों जब बाढ़ आई हुई है, बारिश हो रही है, चुनाव होने को है, 2003 में हुआ था, 2025 में ही आपको क्यों करना है? क्योंकि इनकी चोरी का पुराना हथकंडा पकड़ा गया है, तो ये सुसीना जोड़ी का हथकंडा लेकर के आए हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं बार बार लोकतंत्र खतरे में है, मतलब हम खतरे में नहीं हैं। मेरे कैरियर की चिंता मत कीजिए। कितना आसान है, कितना आसान है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहने लगे, कैरियर बन जाएगा चकाचक। हमारी चिंता नहीं है, एक व्यक्तिगत जो है कैरियर का सवाल नहीं है, और ना हमारी पार्टी की चिंता का सवाल है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, सरकार बनाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। एक उत्तरदायी सरकार हो, पारदर्शी तरीके से चुनी हुई सरकार हो, ईमानदारी से सरकार बनेगी, तभी ईमानदारी से जनता के लिए काम करेगी। चोरी से चुनी हुई सरकार जनता के लिए ईमानदारी से काम नहीं कर सकती है। अब सुनिए, यात्रा में भी सब लोगों को जाना है। एक सेकंड, एक मिनट रुकिए। आखिरी सवाल आउटलुक मैगजीन से हमारे असगर साहब आए, आखिरी सवाल लेंगे सिर्फ। संजय जी से सवाल है, ज्यादा बेहतर होगा वो जवाब देंगे। कोई नहीं। संजय जी, आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं वोट चोरी का। आपकी जो विपक्षी पार्टी है, मतलब जो सत्ता में है, सम्राट चौधरी का बयान आया है कि वो ये आरोप लगा रहे हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं वोट चोरी का, जिनके रिजिम में बूथ चोरी होती थी, बूथ कैप्चर होता था। ये सच भी है। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको अफसोस होता है उस रिजिम में, क्योंकि लालू का ही टर्म रहा था, राजद का ही पूरा कार्यकाल रहा था, और उस रिजिम में भी बूथ चोरी हुई है, कैप्चर हुआ है, तो क्या अफसोस होता है कि हाँ वो टाइम जो था ऐसा हुआ? ऐसा है, उस दौर में लोकतंत्र सबसे अधिक समृद्ध था। जो बैक बेंचर्स ऑफ द सोसाइटी, जो कभी एमएलए, एमपी और मंत्री नहीं बने थे, भोलाराम तूफानी जैसे लोग, वो हेलीकॉप्टर में उड़ के अपने घर जाते थे। तो उतना स्वस्थ और समृद्ध और मजबूत लोकतंत्र कभी नहीं था। रही बात आपने सम्राट चौधरी की बात की, वो तो उस दौर में हमारे साथ थे। तो क्या वो ऐसे ही वो एक हलफनामा चुनाव आयोग उनसे सम्राट चौधरी से मांग ले कि वो लिख के दे दे कि मैं वोट की डकैती करके, वोट की चोरी करके 2 बार एमएलए बना? वो क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि सम्राट चौधरी जीवन में 2 बार एमएलए बने हैं और दोनों बार राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह लालटेन से बने हैं। बाकी तो वो उसके बाद से 6 पार्टी बदल चुके हैं। अभी 2025 के बाद कौन सी पार्टी में जाएंगे आपको भी नहीं पता, खुद सम्राट चौधरी को भी नहीं पता। तो ऐसे एक गंभीर आदमी की बातों का जवाब देना उचित नहीं। पहले उनसे ये पूछ लीजिए कि वो 2 बार एमएलए कैसे बने थे, वो जो तरीका बता रहे क्या वैसे बने थे, तो खुद ही जवाब दे देंगे। शुक्रिया।